नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हरिद्वार। रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। 199 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की होगी जांच। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने की तैयारी। डीएम की अध्यक्षता में जिलों में बनाई गई कमेटी। नैनीताल में मेयर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी। भीमताल पालिका के बदले समीकरण। प्रत्याशियों की धरी रह गई तैयारी। सामान्य सीट की थी आस। आईएएस संत को कई विभागों का कार्यभार देने मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 4 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब। टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका का था मामला। और विकास नगर के आदूवाला में काटे गए दर्जनों हरे पेड़। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मौके का लिया जायजा। तहसीलदार को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसों के संचालन पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अवैध मदरसों के संचालन की शिकायतों के बीच अब मुख्यमंत्री धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं और अवैध पाए जाने पर उचित कार्यवाही भी किए जाने को लेकर सुनिश्चित किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लगातार अवैध मदरसों की शिकायतें आने के चलते इसका संज्ञान लिया गया है और इसी के तहत अब इनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगर जांच में कोई अवैध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर काम करें। वहीं उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को 1 महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीजों की जांच की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होते ही भीमताल नगर पालिका के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अपेक्षा के विपरीत ओबीसी महिला सीट आने के बाद कई प्रत्याशियों की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। भीमताल नगर को हाल ही में नगर पंचायत से पालिका का दर्जा मिला था, जिसे देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे थे कि भीमताल सीट सामान्य आएगी, जिसको लेकर कई प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन ओबीसी महिला सीट आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है, क्योंकि किसी भी ओबीसी महिला ने पूर्व में
कोई भी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है, जिस कारण दोनों पार्टियां एक नए चेहरे पर चुनाव लड़ने का दबाव बनने लगा है। हालांकि दोनों पार्टियां एक नए चेहरे की तलाश शुरू भी करती हैं और उनका कहना है, हम जल्दी ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। ये था कि जैसे पहली बार यहाँ पर पालिका का गठन हुआ तो ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर शायद सामान्य सीट आएगी, लेकिन आशाओं के विपरीत एकदम से यहाँ पर ओबीसी सीट का यहाँ पर दिया गया है महिला। आज तक वैसे ओबीसी सीट आई नहीं थी कभी, लेकिन इस बार यहाँ पर आई है और अब जो भी सीट आ गई है इसका कांग्रेस समर्थन कर रही है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुक्रम में 2 बार तो पहले किया गया था, अभी एक बार फिर से स्पेशल कैंप लगाए गए थे अभी, तो उनको हम माननीय आयोग के अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं। जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उसमें आपत्तियां मांगी गई थी, तो उसमें हमारा टोटल 9,557 इतने वोटर हमारे हुए थे। फिर उसके बाद फिर से माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मई में पुनः जो है स्पेशल कैंप लगाए गए थे बूथों पे, तो 484 हमारे फिर से उसमें बड़े थे और 28 जो है वो डिलीशन हुए थे। तो इस प्रकार से आज हमारा टोटल आज की डेट में हमारा 10,013 वोटर जो है वो नगर पालिका परिषद के मुताबिक उसमें रजिस्टर्ड है। दून अस्पताल को मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुधरने के बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट करवाए जा रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधी तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना तो दूर, उसे एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। पूरे प्रकरण में डीएम देहरादून समीर बंसल ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, साथ ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पर। जैसे जो एम्बुलेंस वाला मरीज जो बताया गया है वो पीआरओ के कहने पर भी और ईएमओ के कहने पर भी मरीज को अंदर नहीं लाए और अपने आप आईसीयू चले गए, जहाँ उन्हें कोई बेड नहीं दिखा तो फिर वो दूसरे अस्पताल ले गए या घर ले गए। इसमें तो ये बात हुई है। तो जहाँ तक है कि लोग अपने आप ही चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तरीका ये होता है कि मरीज को लाके ईएमओ के पास दिखाना होता है, ईएमओ वहाँ से सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि किस विभाग में मरीज जाएगा, किस डॉक्टर के अंदर भर्ती। अगर ऐसा कोई भी मैटर हुआ है तो हम इसकी जांच सेटअप करके जरूर आगे कार्रवाई की जाए। काशीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भी कुछ ही दिन पहले कुंडेश्वरी रोड पर नई सड़क बनाने का काम किया गया था। जिस सड़क की क्षमता 400 क्विंटल भार सहन करने की थी, उस पर काफी गड्ढे हो गए, जिसका मुख्य कारण सड़क पर 400 क्विंटल से ज्यादा भार की यानी कि ओवरलोडेड वाहन दौड़ते हैं, जिससे सड़कों पर अधिक गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने लगा। जब इस विषय में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि ओवरलोडेड वाहनों के लिए उन्होंने एआरटीओ काशीपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि ओवरलोडेड वाहनों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब हमारी टीम ने एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की तो उन्होंने इस विषय को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि हमने दुर्घटनाओं से वाहन चालकों को बचाने के लिए कार्रवाई करने की सोच ही रहे थे कि उनके पास हरिद्वार की एक कंपनी ओल्टा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर ब्रिजभूषण चौहान मिले और उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी गड्ढों को भरने के लिए एक केमिकल तैयार करती है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और इसी को लेकर एआरटीओ विमल पांडे, प्रवर्तन एआरटीओ जितेंद्र कुमार डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुंडेश्वरी रोड पर पहुंचे और उन्होंने एआरटीओ विमल पांडे और जितेंद्र कुमार के समक्ष गड्ढों को भरने का काम किया। तरीके से काम है। तो पहला इन्फोर्समेंट वाला भी है जिसमें कि ओवरलोड जो व्हीकल चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई, जिसके कारण सड़कों को क्षति पहुंचती है। दूसरा, कुछ गड्ढे ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण
दुर्घटना कारित हो जाती हैं। जो सड़क के किनारे है, सपोज करिए कि सड़क के किनारे कोई गड्ढा है और कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उस गड्ढे को बचाने के लिए उसने अपने आपको थोड़ा सा सड़क की तरफ किया और पीछे वाली गाड़ी ने उसे हिट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ऐसे गड्ढों को चिन्हित करके भरने के लिए तुरंत कैसे उस पर कार्य हो सके, इसको लेकर के पिछले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चाएं हुई थी कि रेडी मिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। जो कैटेगरी ऑफ रोड के हिसाब से जो है उसमें क्रस्ट का प्रावधान किया जाता है और वो उन्हीं टाइप के वाहनों को चलने के लिए है। जिसकी आप केला मोड़ से बात कर रहे हैं तो अभी 2 किलोमीटर का जो पोर्शन है हमने लगभग 1.5 साल पहले ही पूरी की है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन जो पूर्व के 9 किलोमीटर बने हुए हैं उन पे जो है काफ़ी पहले काम हुआ था, और लेकिन यह है कि अब उस हिसाब से जिस हिसाब से उस रोड पे ट्रैफिक हो गया है तो वो उतने के लिए वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए हमने उसका एस्टीमेट अभी शासन को प्रेषित है, उस पर काफ़ी गहन विचार चल रहा है। जो प्रोडक्ट है वो ओल्टा इंस्टेंट पौधो रिपेयर रेडी पे नाम से आता है। आज की डेट में ऑल इंडिया सभी जगह हम अपनी सप्लाई दे रहे हैं और उत्तराखंड में लगभग सभी डिवीजन्स हैं, PWD या नगर निगम सभी में अपनी सप्लाई जारी है। तो सर ये जो अपना रेडी मिक्स है ये इंस्टेंटली ही रोड को रिपेयर करने में काम आता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है। बस जो अपना रेडी मिक्स बैग होता है उसको ओपन कीजिए, पैच जो बना हुआ है उसको क्लीन कीजिए और उसको वहाँ पर के डाल के थोड़ा सा उसको दूरमुड़ से सरफेस को क्लीन कर दीजिए और बस इंस्टेंटली आप रोड ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत नहीं है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सतत विकास लक्ष्य के डाटा इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और पीएम गति शक्ति पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एसडीजी विशेषज्ञ करुणाकर सिंह, पीएम गति शक्ति विशेषज्ञ ऐश्वर्या और सुबोध पड़गावकर के सतत विकास लक्ष्य और पीएम गति शक्ति पोर्टल के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जनपद के न्यून प्रगति वाले लक्ष्यों में सुधार और डाटा अपलोड की प्रक्रियाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आज हमारे जनपद चमोली में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि जनपद स्तरीय कार्यशाला थी। इसमें समस्त जनपद स्तर के अधिकारीगण भी मौजूद थे। इसका जो मेन एजेंडा हमारा ये था कि जो हमारे एसडीजी के गोल्स हैं, जिन्हें हमें 2030 तक जो लक्ष्य हमें हासिल करना है, उसके जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर के क्रम में जो हमारे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो उन इंडिकेटर में कहाँ पिछड़ रहे हैं, तो उसके संबंध में सारे जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई ताकि आने वाले समय में इन इंडिकेटर्स के क्रम में हम बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सिंह नगर के सीमांत विकास खंड खटीमा के ग्राम पंचायत नदन्ना से खबर है, जहां ग्राम प्रधान माया जोशी के नेतृत्व में नदन्ना ग्राम पंचायत के पंचायत घर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। विकास खंड के सभी विभागीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। 19 से 24 दिसंबर तक। इसके तहत आज नदन्ना में एक बहुत ही शिविर लगाया, जिसमें विकासखंड स्तरीय सारे विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए और लगभग 25-30 प्रार्थना पत्र यहाँ पर शिविर में आए हैं। इनका यहाँ पर मौके पर निराकरण किया गया है। सुशासन सप्ताह में आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर ग्राम सभा नदन्ना में लगाया गया। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और समस्या का निस्तारण भी किया गया और 1 हफ्ते के अंदर और जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है वो जिले के लिए भेज दी गई हैं। बाकी बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर सबने अपनी समस्याएं रखी हैं। नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों में आरक्षण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का 22 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा। सभी नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों में आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने नामित सभी अधिकारियों को आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर को शाम 4 बजे तक इसकी आख्या उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आईएएस ब्रजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया। आईएएस संत को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने टैक्सी मैक्सी महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की। टैक्सी मैक्सी महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एक आईएएस को
राज्य सरकार ने 6 विभागों का कार्यभार दिया है, उसकी वजह से कार्य समय पर नहीं हो पा रहे और समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें 2 विभाग खनन के और 3 विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दिए, जिसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चेयरमैन एसटीए और रोडवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई। हाईकोर्ट ने चमोली के विकास खंड थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जांच समिति को 8 हफ्ते के भीतर जांच पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला चमोली के विकास खंड थराली और विकास खंड दीवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताओं की शिकायत है, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से की। इसके उपरांत डीएम ने एसडीएम चमोली की अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट तलब की थी। विकासनगर क्षेत्र के धर्मावाला आदूवाला गांव में कुछ पेड़ों के काटने को परमिशन को लेकर कई दर्जन हरे पेड़ों का कटान कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर उद्यान विभाग अधिकारी विकासनगर के द्वारा मौके का जायजा लिया गया था। उद्यान अधिकारी के द्वारा बताया गया था कि ये पेड़ अलग अलग जगह से काटे गए हैं, जिसके बाद पेड़ों की गिनती की गई तो बताया कि करीबन 34 आम के पेड़ काट दिए गए। उद्यान विभाग ने तहसील विकासनगर में एक पत्र लिखकर भेजा, जिसके माध्यम से उद्यान विभाग विकासनगर ने भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। उद्यान विभाग द्वारा एक सूचना दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 34 अवैध पेड़ों का कटान हुआ है आदूवाला क्षेत्र में। उनके द्वारा उस भूमि के संबंध में जांच व्याख्या मांगी गई है कि ये भूमि किसके नाम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो उनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है और ये संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को भेजिए और जल्द से जल्द उनको इस सूचना से अवगत कराया जाएगा तथा उसके बाद जिस व्यक्ति द्वारा यदि अवैध पेड़ों का कटान किया गया है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के पंत पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विधानसभा बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका, जिसके परिणाम स्वरूप सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिस पर सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से मौन रहे, जो दलितों के प्रति भाजपा के चरित्र को दर्शाता है। बाबा साहेब पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बयान पर देश से माफी मांगने के साथ ही तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से कल की जो शर्मनाक घटना हुई है संसद के अंदर, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठकर जो इस संविधान के जो हमारे निर्माता हैं, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है, उन पर जो कुटाराघात जो शब्दों का चयन के द्वारा किया गया है, वो बेहद जितनी इसकी निंदा करी जाए वो उतनी कम है। और ये कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो उनका असली चरित्र है उसको दिखाने का काम करता है। हरिद्वार के सिडकुल में युवती को गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। मंगलवार को आरोपी अतुल ने रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर में पहुंचकर उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। लड़की की हालत गंभीर देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। 3 दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं आज पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, साथ ही उसके पास से देसी तमंचा भी बरामद किया है। दरअसल युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लड़की अतुल से बात नहीं कर रही थी और उसका फोन भी नहीं उठा रही थी और लड़की के बात न करने से तिलमिलाए युवक ने उस पर फायर झोंक दिया। आरोपी युवक और घायल लड़की दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं।
थाना सिरपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में पूरा नमन। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। रानीपुर पुलिस, एएनटीएफ और सीआईयू की संयुक्त टीम ने एएसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत नहर पटरी के पास से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 274.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीबन 55 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की, जिनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। तो वहीं गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुस्लिम उर्फ मुस्लिम ने खुलासा किया कि वो पहले वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन पैसों के लालच में बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में अपने साथियों इमरान और मेहरबान के जरिए बेचने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटबाग के स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नई पहल की है। ये लोग जंगल सफारी से हटकर यहां रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। कोटाबाग नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा एक कस्बा है। यहाँ टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मौजूद है और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने की कवायद शुरू की है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखने पर सहमति बनी है। विभिन्न टूरिज्म गतिविधियों में जुड़े लोगों ने यहां पर्यटन को पंख लगाने के लिए यहां का विजिट किया। यहां फिलहाल बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टूरिज्म की उड़ान शुरू की जाएगी। पैराग्लाइडिंग और बर्ड वॉचिंग यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसे अब यहां शुरू किए जाने का मन बनाया गया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही हैं, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियाँ तय करनी है। तो आज हम जो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सबके सब, हम ये नहीं कि हम कोई सरकार से डिमांड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियाँ तय करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो हमें सिर्फ उस टूरिज्म के नाम पे अपनी प्रकृति का जो संतुलन है उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे बचा के रखना है। लोगों की एक कोशिश है कि हम कैसे लोकल इकोनॉमी और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, युवा, उनको कैसे अपने ओर को रखें। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, जो एक जिम्मेदार तरह से पर्यटन किया जाएगा। इसमें हमने 3 आयाम जोड़े हुए हैं। उसमें मुख्य तौर से बर्डिंग है और साइकिलिंग है और पैराग्लाइडिंग है। और साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी की बात हम करते हैं, तो यहाँ के जो घर हैं उनको रेनोवेट कर आके, और साथ में जो यहाँ के पारंपरिक फूड हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार भी तैयार हो सकें और एक सुअवसर के रूप में हम इसको आगे बढ़ा सकें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।